नमस्कार दोस्तों, बीके कोचिंग सेंटर में आपका आज फिर स्वागत है। मैं राजीव कुमार मौर्य आज आपको डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, हमारे जीवन काल में दांत कितनी बार निकलते हैं। हमारे जीवन काल में दांत कितनी बार निकलते हैं? तो आंसर है इसका 2 बार। 2 बार। कौन कौन से? जो जब पहली बार निकलता है तो उसे कहते हैं अस्थाई। अस्थाई का मतलब है जो अस्थाई ना हो। क्या हो? जो अस्थाई ना हो। मतलब एक बार जन्म के पश्चात, जन्म के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद निकलता है, उसके बाद दांत टूट जाते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं। मतलब अस्थाई, सॉरी, हाँ, अस्थाई ना हो। जो ये दांत निकलते हैं, ये इसको हम दूध का दांत कहते हैं। और दूसरा है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत जो अस्थाई रहे, हमेशा के लिए अस्थाई रहे, अस्थाई रहे, हमेशा, हमेशा के लिए। जो 28 से 32 दांतों की संख्या होती है। जब अस्थाई दांत हो जाते हैं उस पश्चात 28 से 32 दांत होते हैं। 32 के आगे नहीं जाते, 28 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर 28 से 32 ही होते हैं। मतलब हमारे जीवन काल में दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अगला क्वेश्चन है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम तथा कार्य बताइए। दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम तथा उनके कार्य बताइए। तो दांत सर्वप्रथम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चवर्णक। जो कृंतक होता है, देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम बताइए। उनके नाम क्या है? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनके कार्य क्या हैं? जो कृंतक होता है, पहले हम जान लेते हैं इनकी संख्या क्या होती है। कृंतक जो होता है उसकी संख्या, देखिए पहले दांत 4 भाग में होता है। नीचे होता है जो, वो 2 भाग में, ऊपर जो होता है वो 2 भाग में। कितना हुआ? 4 भाग। ऐसे हुआ। ये निचला सिरा है। सेम ऐसे ही ऊपरी सिरा होता है। एक सिरा, मतलब एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये, और 2 भाग ऊपर। तो नीचे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इधर हैं, 8 इधर हैं। 8 8 कितना हुआ? 8 और 8 16। नीचे अगर 16 है तो ऊपर भी 16। 16 दूना 32। तो देखिए जो कृंतक होता है, एक साइड में 1 होता है, इसकी संख्या 1 होती है, गुणे 4। कितना हुआ? 4 इकन्ने 4। रदनक जो होता है इसकी संख्या 1 होती, सॉरी, कृंतक जो होता है इसकी संख्या 2 होती है, 4 दूना 8। रदनक 1 होता है, तो 1 को हम 4 से गुणा, क्योंकि 4 भाग है, 4 इकन्ने 4। 4 दांत ये हो गया। अग्रचवर्णक जो होता है इसकी संख्या एक भाग में 2 होती है, तो 4 भाग है, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8। तो ये 8 दांत ये हो गया। और चवर्णक जो होता है इसकी संख्या एक भाग में 3 होती है, तो 3 को गुणा हम 4 भाग है तो 4 से कर देंगे, 4 तिहाई 12। तो कितना हो गया? कृंतक 8 हो गया, रदनक 4 हो गया, अग्रचवर्णक 8 हो गया और चवर्णक 12। तब हम इसको जोड़ लेते हैं। कितना है? 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32। दांतों की कुल संख्या 32। मतलब दांत 32 है। अब हम बता देते हैं इसका कार्य क्या होता है। जो कृंतक का होता है, जो नीचे ये होते हैं, सबसे पहले कृंतक ही होते हैं 2। ये क्या करते हैं? दांतों को, ये दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ये कृंतक जो होता है भोजन को काटने का कार्य करता है। उसके बाद आता है रदनक। रदनक क्या करता है? चीरने और फाड़ने का काम करता है। किसको? भोजन को। इसके बाद आता है अग्रचवर्णक।
जो अग्र चवराणक दांत होता है और चवराणक, लगभग इन पांचों दांतों का, एक पार्ट में 5 है, मतलब एक साइड में, एक भाग में 5 हैं, तो ये सब क्या करते हैं, दोनों का कार्य लगभग सेम ही होता है, चीरने फाड़ने मतलब कूचने का काम, भोजन को कूचने पीसने का काम करते हैं। तो आपको हमने बता दिया दांतों का कार्य क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अंत में कौन सा दांत निकलता है? सबसे अंत में मतलब ये जब दांत निकल जाते हैं, अस्थाई दांत जब निकल जाता है, या कह लें अस्थाई दांत निकलने के बाद सबसे लास्ट में अक्ल का दांत निकलता है। कौन सा दांत? अक्ल का दांत। अगला क्वेश्चन है चौथा, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है? मतलब मानव शरीर का मतलब पूरे शरीर का सबसे कठोर अंग कौन होता है? इनेमल। देखिए जो दांत होता है, जब हमने कल आपको डाइजेशन सिस्टम जब पढ़ा रहे थे उस समय बताया था, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है जो अक्ल का दांत निकलता है, उसके ऊपर एक चमकीला परत होता है जिसे हम शिखर के ऊपर प्राप्त करते हैं। हम चित्र फिर से बना दे रहे हैं। ये जो ऊपर की साइड है, ये एक चमकीली परत होती है, दांत सबसे लास्ट में निकलता है, आखिरी में, और ये चमकीला परत होता है। एक क्या होता है? चमकीला परत। यही जो भाग होता है ये शिखर, इसे हम शिखर कहते हैं, इसे ग्रीवा कहते हैं और इसे जड़ कहते हैं। तो ये ऊपरी भाग जो है शिखर, चमकीला परत, जिसे हम इनेमल कहते हैं, वही शरीर का सबसे कठोर अंग होता है और इससे कठोर अंग शरीर में कोई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, रोटी मीठी क्यों लगती है? रोटी मीठी क्यों लगती है? जब हम, आप खुद अपना मतलब करके देख सकते हैं कि सूखी रोटी ऐसे ले लीजिए, सूखी का मतलब ये नहीं कि एकदम से सुखा लीजिए, आप ले लीजिए एक रोटी बने, उसके बाद खाली रोटी ले लीजिए, कुछ देर मुंह में रखिए, कूचते रहिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको मीठी लगने लगेगी। कारण क्या है? एक होता है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से एक एंजाइम स्रावित करता है, उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम ये क्या करता है, इसका पीएच मान भी आपको पीएच मान नीचे हम बता रहे हैं, लेकिन ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये निकलता है, ये मंड को भोजन मंड के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, मंड के रूप में होता है, इसे शर्करा के रूप में परिवर्तित कर देता है, शर्करा के रूप में परिवर्तित कर देता है। जब हम भोजन को खाते हैं, रोटी भी तो भोजन है, ये इसको हम खाते हैं तो ये किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होती है, हिंदी में कह लें तो मंड के रूप में होती है। जब इसको हम कूचते हैं कुछ देर तो ये टाइलिन एंजाइम जो होता है स्रावित होता है, स्रावित होने के बाद कूचने, जब एक रोटी और ये एंजाइम मिल जाता है तो ये शर्करा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमें रोटी मीठी लगने लगती है। अगला है लार का पीएच मान कितना होता है? लार, वही लार जो होता है टाइलिन एंजाइम, जो लार ग्रंथि से निकलता है, इसी टाइलिन एंजाइम का पीएच मान कितना होता है? देखिए इसका पीएच मान 6.8 होता है और ये क्षारीय होता है, ना कि अम्लीय, ये सिर्फ क्षारीय होता है। अगला है 7वां क्वेश्चन, सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताओ। तो उस ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। हमने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताइए। उस ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। अगला है जठर ग्रंथि। देखिए ये पैरोटिड ग्रंथि जो होती है लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये अगला क्वेश्चन है 8वां, जठर ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? जो जठर ग्रंथि होती है जो कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। वहीं से ये जो जठर ग्रंथि है कौन कौन से एंजाइम स्रावित करती है, मतलब निकालती है? तो ये आंसर में है HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन, पेप्सिन, ये तीनों एंजाइम स्रावित करता है। कौन? जठर ग्रंथि। ये तीनों एंजाइम को क्या करता है?
स्रावित करता है। तो अगला क्वेश्चन है 9वां, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? इसका आंसर है 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी, और दूसरा इलियम। ये जो छोटी आंत होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है ग्रहणी, दूसरा इलियम। ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर और इलियम की 30 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ग्रहणी से ज्यादा होती है। अब आप समझ गए होंगे कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, ग्रहणी और इलियम। ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इलियम की 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यकृत का वजन कितना होता है? जो हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, उसका वजन कितना होता है? यकृत का वजन 1.5 kg होता है। यकृत का वजन 1.5 kg होता है और हम अपनी भाषा में कह लें तो 1.5 किलोग्राम। कितना? 1.5 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। तो वो ग्रंथि होती है जिसका नाम है यकृत। यकृत ही है वो ग्रंथि है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में पीत्रस, हिपेटिन और यूरिया। शरीर में पीत्रस, हिपेटिन और यूरिया का निर्माण कौन करता है? जो हमारी शरीर होती है उसके अंदर जो पीत्रस बनता है, हिपेटिन, यूरिया का निर्माण कौन करता है? यहाँ पर यही सेम आंसर, यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, यकृत। अगला क्वेश्चन, शरीर में पुराने रक्त, आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, RBC, रेड ब्लड सेल। हिंदी में से हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी जो होता है, शरीर में पुराने रक्त, आरबीसी का फुल फॉर्म हमने लिख दिया है रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। को नष्ट कौन करता है? जो पुराने ब्लड होता है, जो पुराना ब्लड होता है, जो पुराना रुधिर होता है, जिसका कोई जो इनप्योर होता है, उसको नष्ट कौन करता है? यकृत ही करता है। यह सारी क्रिया यकृत में ही होती है और इसका माध्यम यकृत ही है। अगला क्वेश्चन 14वां है, विटामिन ए और विटामिन बी का संचय कौन करता है? विटामिन ए मतलब शरीर में विटामिन ए और विटामिन बी का संचय कौन करता है? यकृत ही करता है। अगर कोई शंका है आपको, आप हमारे पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं, हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से समझाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, विषयुक्त भोजन को विषहीन शरीर का कौन सा तंत्र करता है? मतलब विषयुक्त भोजन को विषहीन शरीर का ऐसा कौन सा तंत्र है जो विषहीन कर देता है? विषयुक्त का मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं जहर खा लीजिए, अब सल्फास खा लिए हैं तो विषयुक्त, विषहीन कौन करेगा? हमारे कहने का मतलब ये है जो हम आजकल जानते हैं, जो फल फ्रूट सब खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड मिला होता है, दवाइयों के भरोसे ही सब उगाया जाता है, तो वो जो नुकसानदायक चीजें होती हैं, जो विष होता है, उसको कौन, शरीर का ऐसा कौन सा तंत्र है जो विषहीन करता है, एकदम शुद्ध करता है? कौन सा तंत्र है? यकृत है। कौन है? यकृत। इसीलिए कहते हैं लीवर का खास ख्याल रखिए, क्योंकि मेन इंजन यही है शरीर का। ठीक है। अब अगला है 16वां, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? ग्रंथि कितने प्रकार, मतलब हमारे शरीर में ग्रंथि अब शरीर में होगी, बाहर तो होगी नहीं, इसलिए कह रहे हैं ग्रंथि कितने प्रकार की होगी? तो ये होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी
ग्रंथि और दूसरा है बहिस्रावी ग्रंथि। अगला है 17वां क्वेश्चन, पाचन क्रिया प्रारंभ कहां से होती है? सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाचन क्रिया प्रारंभ कहां से होती है? ये हाई स्कूल से लेकर मतलब परीक्षा जो एग्जाम जो कंपटीशन हमने देखा है कि ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप क्लास 10th 12th जिससे हैं आप अच्छे से तैयारी करिए। ये सारे क्वेश्चन आपको 10th से मिलेंगे, आगे जो तैयारी करेंगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहां तक आता है। तो देख लेते हैं पाचन क्रिया प्रारंभ कहां से होती है, कहां से? मुख से। हमने कल बताया भी था, आप खाना कहां से सर्वप्रथम कहां से खाते हैं? पहले मुख में ही रखते हैं ना, उसके बाद जितने तंत्र हैं वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम मुख ही क्या करता है? भोजन क्रिया का प्रारंभन करता है। और उस जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, पाचन क्रिया समाप्त कहाँ होती है? इसमें कहाँ क्या है? शुरू या प्रारंभ कहाँ होती है, और इसमें क्या है? पाचन क्रिया समाप्त कहाँ होती है? हम खाते तो हैं मुख से, अब अंतिम इसका मतलब समाप्तिकरण क्या है? आप लोग अब सोच रहे होंगे इसका मतलब जब मुख से खाते हैं तो क्या होता होगा, तो हम बता दें, ज्यादा इधर उधर ना सोचिए। पाचन क्रिया समाप्त कहाँ होती है? ये कहाँ होती है? छोटी आंत में। पाचन क्रिया समाप्त छोटी आंत में होती है। अगर नहीं समझ में आता है आप लोग पार्ट 1 देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट करिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।